लोग जो है वर्धन वंश के बारे में बात करने वाले हैं। वर्धन वंश जो हर्षवर्धन की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है। आज हम लोग उसका पूरा डिटेल देखेंगे कि जो सो आपके एसएसटी के पार्ट में जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं या जो आपके बहुविकल्पी छोड़कर अति लघुत्तरी के प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आप करेंगे। ये पढ़ने के बाद में मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि जो भी प्रश्न आपके अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लगातार यहाँ डीएलएड के सेकेंड और 4th सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है, तो आपको उसके लिए यहाँ पर नई नई वीडियो मिलने वाली है और बहुत ही शॉर्ट तरीके में सारा कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले बात की यही है कि सबसे जो शक्तिशाली राजा हुआ है वर्धन वंश में प्रथम, वह कौन है? तो उसको प्रभाकर वर्धन के नाम से जानते हैं। उसको प्रभाकर वर्धन के नाम से जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसकी उत्पत्ति नहीं बताई। उत्पत्ति में थोड़ा संशय है इतिहासकारों में। इतिहासकारों में संशय क्या है? इतिहासकार कुछ बताते हैं कि नरवर्धन जो एक व्यक्ति हुए हैं उन्होंने इसका ओरिजिन किया है, और कुछ लोग बताते हैं कि पुष्पभूमि जो एक व्यक्ति हुए हैं उन्होंने इसका किया है। तो उस टॉपिक वो जब भी कोई डाउटेड क्वेश्चन होता है तो वो पेपर में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो पहला प्रतापी राजा हुआ है वो कौन सा हुआ है? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ये पूछा जाता है। उसकी पत्नी थी यशोमती। उसकी पत्नी का नाम था यशोमती और उनकी 3 संतानें हुई थी। पहली जो पुत्री थी उसका नाम था राजश्री। उसका नाम था राजश्री। उसके बाद में आए आपके राजवर्धन और फिर आते हैं हर्षवर्धन। फिर आते हैं आपके हर्षवर्धन। तो ये तो क्रम था। अभी देखना क्या है कि जो बिल्कुल सटीक पॉइंट है जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी कि प्रतापी जो राजा था प्रथम वो प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कि जो राज्यवर्धन था उसकी मृत्यु के बाद में, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है या हर्षवर्धन राजा बन जाता है। ठीक है, संभवतः 16 वर्ष की उम्र में वो राजा बन गया था। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज आती है कि उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। ठीक है, उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। उसके बाद में आपका आता है जो हर बार 1 नंबर में आप तो आपके बहुविकल्पी में आ जाता है कि इनमें से कौन सी हर्ष की रचना है, या फिर आपसे तीनों रचनाएं जब पूछी जाती हैं तो अति लघुत्तरी में प्रश्न बनता है कि हर्ष द्वारा लिखित तीनों रचनाओं के नाम। तो पहली आपकी है प्रियदर्शिका, दूसरी है आपकी नागानंद और तीसरी है आपकी रत्नावली। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, एक जरूर मिलेगी आपको आपके प्रश्न पत्र में, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है, पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे आपका अति लघुत्तरी में। लघुत्तरी प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं? पूछेगा कि या तो इस चैप्टर से तो कम ही लघुत्तरी बनते हैं, अधिकतर आपके गुप्त वंश से बन जाते हैं, या फिर आप चौहान या चाणक्य वंश अभी आगे पढ़ेंगे वहां से बनते हैं। ठीक है, यहाँ से अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका ये आता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो वेनसोंग आपने नाम सुना होगा, वेनसोंग भारत आया था। ठीक है, और वेनसोंग भारत आया था और वह 629 से 645 तक भारत में रहा। 629 से 645 तक भारत में रहा, लगभग 15-16 साल वो भारत में रहा है। फिर उसने क्या किया, जो वो 15-16 साल भारत में रहा है तो उसने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसमें भारत के अनुभवों को दर्शाया है। उस पुस्तक का नाम है सीयूकी, क्योंकि चाइनीज नाम है ऐसे ही होते हैं। सीयूकी नाम है। अभी तक तो इस पुस्तक के बारे में डीएलएड में नहीं पूछा गया है, हो सकता है संभवतः आगे ऐसा कुछ पूछा जाए, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। सीयूकी पुस्तक है किसकी? वेनसोंग की, जिसमें उसने भारत के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद में अगला जो टर्म आता है आपका वो आता है कन्नौज में एक धार्मिक सभा कराई थी। कन्नौज में एक धार्मिक सभा कराई थी। किसने कराई थी? हर्षवर्धन ने 643 में।
643 में उसने 6ठी शताब्दी में एक सभा कराई थी और उसका अध्यक्ष जो था वो ह्वेनसांग था, क्योंकि ये 45 तक था, इस सभा होने के 2 साल बाद तक, तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो ह्वेनसांग ने की थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय भी गए थे वहां के बारे में जानने समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगला जो आता है कि जो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, वो भैया थे बाणभट्ट। जो दरबारी कवि हुए थे वो बाणभट्ट हुए हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है हर्ष चरित्र, जिसमें हर्ष के चरित्र के बारे में लिखा है। ये कई बार आपके कंपटीशन में और डीएलएड में पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद में आपके 2 पॉइंट और बचते हैं कि किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था और किस युद्ध में के बाद हर्षवर्धन की या उसी के दौरान मृत्यु हो गई। तो युद्ध आपका था, सिंधु पर एक युद्ध किया था 647 में, 647 में युद्ध किया था हर्षवर्धन ने, उसी के दौरान हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, उसी के दौरान हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और जो हर्षवर्धन को हराने वाला राजा था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ये किस राजवंश का था? ये चालुक्य राजवंश का राजा था, ये चालुक्य राजवंश का शासक था। ये 2016 है या 17 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 17 या 18 में डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में, कि किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने, जो चालुक्य वंश का राजा था, उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो ये मुख्य बिंदु थे जहां से आपके 1 नंबर के, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या अतिलघुत्तरीय प्रश्न हो, वो बनते हैं। वो सारे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और अगले वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।